क्या तो कांग्रेस को कान पकड़ के जनता ने उठा के फेंक दिया था, आपको लाया था, आप भी वही करोगे। आप बार बार उदाहरण दोगे पिछली सरकारों का। अरे कांग्रेस तो मनुवादी थी, लेकिन आप तो उससे भी बड़े मनुवादी निकल रहे हैं। आरक्षण को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा, ये पहली प्राथमिकता है सरकार की। मनुस्मृति ऐसे नहीं आएगा, धीरे 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 मान रहा। मैं SC ST OBC और माइनॉरिटी के उन तमाम लीडरों से पूछना चाहता हूं कि 10% आरक्षण को दोनों सदनों से पारित कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट की मोहर भी लग गई, राष्ट्रपति की मोहर भी लग गई, और साहब आप खामोश रहे, अंजाम भुगतना पड़ेगा। सीधे कारोबार कर सकता है क्या? सीधी नौकरी कर सकता है क्या? और नहीं कर सकता है तो क्यों नहीं कर सकता है? ये सवाल किससे किया जाएगा? सर, आपका स्वागत है DS4 न्यूज़ में। कैसे देखते हैं कि किसान आंदोलन को देखते देखते अब तो दलित समाज भी सड़कों पर उतर पड़ा है, क्या मामला क्या है? देखिए, इस आंदोलन को देख के मुझे याद आ गया अल्ताफ रज़ा का वो कव्वाली कि चोरी की मोहब्बत में अक्सर यही होता है, दरवाजे से घुसते हैं और खिड़की से निकलते हैं। आपने सुना होगा, बहुत मशहूर कव्वाली। ये जो लिटरल एंट्री है, दरअसल ये चोर दरवाजे से अयोग्य लोगों को उस कुर्सी पर बैठाने का एक षड्यंत्र है, और इसी षड्यंत्र को बेनकाब करने के लिए आज संविधानवादी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इनका कहना है जब देश में UPSC की व्यवस्था बनी हुई है, पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जा चुका है और उसके माध्यम से एक प्रोसेस है, उसको पार करके आप पहुँचिए। आप जब जॉब में जाएंगे तो फिर आपके अनुभव को आधार बनाकर आपकी पदोन्नति होगी। पहले एक लड़ाई फंसी हुई है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन, एक बहस पहले से अभी बरकरार है, जिस पर अभी तक मैंने काली छाया लगी हुई है, अभी क्लियर नहीं हुआ। अभी दूसरा फिर आपने डाल दिया। अब प्रमोशन में आरक्षण तो बहुत दूर की बात है, अब तो साहब हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे जहाँ से प्रमोटेड होकर हम वहाँ पहुँचेंगे। यानी सेक्रेटरी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, जॉइंट सेक्रेटरी हो, ये जितने भी सचिव के सचिवालय में रहने वाले जो सचिव हैं, इनके लिए नियमतः ये है कि वो UPSC से सिलेक्टेड हो और 10, 15, 20 वर्षों का अनुभव भी हो साथ में। तो ना तो UPSC से ये सिलेक्टेड हैं और ना अनुभव है। आपने एक नया तरीका निकाला, ये तरीका कहीं से भी ना तो सामाजिक है ना संवैधानिक है, और किसी भी लॉजिक पर यह खड़ा नहीं उतरता है कि इतना बड़ा पद जिसमें आप मंत्रालय को दिशा देंगे। ज्वाइंट सेक्रेटरी मंत्रालय को दिशा देता है, मंत्री की रहनुमाई करता है, मंत्री को रास्ता बताता है, सेक्रेटरी बताता है। मंत्री समाज से चूंकि जनप्रतिनिधि होते हैं, और जनप्रतिनिधि जिस मंत्रालय में जाता है उसका पूरा ज्ञान लेकर वो नहीं आया होता, वो तो अपने क्षेत्र का एक सीमित ज्ञान लेकर आता। लोकसभा का दायरा कितना बड़ा है, 500-550 लोग माने जनप्रतिनिधि आएंगे, तब जाकर लोकसभा की कुर्सी पूरी होती है। तो एक सांसद अगर उसको मंत्री बनाया गया और आप उसका PA बन रहे हैं, ये PA होते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी उनके PA हो जाते हैं, सचिव होते हैं, और आप उनको रास्ता क्या दिखाएंगे जब आपको कोई अनुभव ही नहीं है, आपके पास कोई ज्ञान ही नहीं है, आपने कोई कंपटीशन नहीं किया, आपने कहीं सर्विस नहीं की, आपने कहीं नौकरी नहीं की। तो जब आपको सामाजिक ज्ञान नहीं है और प्रशासनिक अनुभव नहीं है, तो आप ज्वाइंट सेक्रेटरी बनकर इस देश को कहां लेकर जाएंगे? ये एक मुद्दा है। इसलिए ये विरोध हो रहा है कि नहीं, जो बना हुआ है प्रोसेस, UPSC से लोग आते हैं, आइए, आपका स्वागत है। जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से आप आइए, आप नौकरी में जाइए, आप इतने वर्षों तक अनुभव प्राप्त कीजिए, फिर आप सेक्रेटरी बनिए। यही प्रक्रिया थी, इसी को रहनी चाहिए बरकरार। ये दरवाजे से घुसते हैं और खिड़की से निकलते हैं। चोर दरवाजे से अयोग्य लोगों को एंट्री कराने का षड्यंत्र न केवल माने समाज और देश के खिलाफ है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों में अविश्वास और उदासीनता भी लाएगा। ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि आने वाली पीढ़ी, जो लोग ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को IAS IPS कराएंगे, तो वो लोग तो उदास हो जाएंगे। वो क्या कराएंगे फिर? वो कहेंगे यार सब मामला तो अब डायरेक्ट ही हो रहा, तो किसी को भी उठाए। ये आज से 50 साल पहले मंत्रियों के हाथ में हुआ करता था, क्लास 2, क्लास 3, 4 का
की सर्विस जो है वो पैरवी से कर दिया करते थे। टीचरों की बहाली डीएम किया करते थे और प्यून की बहाली उस मंत्रालय के मंत्री किया करते थे। आज के युग में एक प्यून की बहाली भी बगैर कंपटीशन के नहीं हो सकता है। आप स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड आपने बनाया है, छोटे से बड़ा बगैर सिलेक्शन के जा ही नहीं सकता है। तो जब एक प्यून नहीं सिलेक्ट हो सकता है बगैर प्रोसेस के, तो फिर इतना बड़ा पद पर ज्वाइंट सेक्रेटरी जो मंत्री को रास्ता बताएगा, मंत्री को उसका पूरा कार्यक्रम बताएगा, वो डायरेक्ट कैसे चला जाएगा साहब? और अगर चला गया तो वो करेगा क्या? ये आप प्रश्न बड़ा है। इसीलिए विरोध लाजमी है, विरोध जरूरी है। यदि ऐसे ऐसे कामों पर विरोध नहीं होगा, देखिए 10% आरक्षण दिया गया था, बिल्कुल असंवैधानिक था, कहीं भी संविधान में नहीं है इसकी चर्चा। आरक्षण जो है वो सामाजिक दृष्टिकोण से जो लोग आखिरी पायदान पर हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी। आपने आरक्षण को समाप्त करने के कई रास्ते अपनाए और अंतोगत्वा जब पेट में ज्यादा मड़ोर हुआ तो असंवैधानिक ढंग से आपने 10% स्वर्ण आरक्षण, शब्द समझिए, जातिगत आरक्षण नहीं है ये, एससी जाति नहीं है, एसटी जाति नहीं है, ओबीसी जाति नहीं है, ये एक समूह है और वो समूह है जो सीरियल से अंतिम पायदान पर है, यके बाद दीगरे। ओबीसी की स्थिति कुछ सही, एससी की कुछ सही, एसटी की कुछ सही। तो आर्टिकल 340 और 341 और आर्टिकल 342 ये जो 3 कैटेगरी किए गए थे जिसमें रिजर्वेशन दिया जाता था, आपने चौथा कैटेगरी कहां से लाया, किस अनुच्छेद से लाया? ये एक प्रश्न है, इस पर बहस नहीं हुई, पूरा देश मौन रहा। मैं एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के उन तमाम लीडरों से पूछना चाहता हूं कि 10% आरक्षण को दोनों सदनों से पारित कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट की मोहर भी लग गई, राष्ट्रपति की मोहर भी लग गई, और साहब आप खामोश रहे, अंजाम भुगतना पड़ेगा आपको। जब जब असंवैधानिक कार्य हो सरकार की तरफ से और आप अगर चुप रहेंगे तो आपको और समाज को अंजाम भुगतना पड़ेगा, भुगतना ही पड़ेगा। अब भुगतिए आप। अब आपका वो ये भी जा रहा है, आरक्षण को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा, ये पहली प्राथमिकता है सरकार की। मनुस्मृति ऐसे नहीं आएगा, धीरे 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 आएगा। एक तरफ आपको धार्मिक जो है ये दिया जाएगा, धर्म खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है, इस्लाम से खतरा है, क्रिश्चियनिटी से खतरा है, किसी ज़माने में बौद्धिज्म से खतरा था। ये खतरा बता बताकर पहले संविधान पर खतरा डालेंगे, फिर समाज के उन तबकों पर जो संवैधानिक लाभ लेते थे उन पर खतरा आएगा। क्योंकि संविधान है तो संवैधानिक लाभ है, संविधान ही नहीं है तो संवैधानिक लाभ कहाँ से मिलेगा? किया जा रहा है ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये ओपन है, ये बिल्कुल ओपन है और कहा जा चुका है। लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं साहब, गंभीरता से तो आपको लेना पड़ेगा। मैं नहीं बोलता था लेकिन बोलता हूँ। आपको साक्षी महाराज के वो बयान याद नहीं है क्या, जब उन्होंने कहा 2024 के बाद देश में चुनाव नहीं होगा? आप खामोश क्यों रहे? या तो साक्षी महाराज को फांसी होती या फिर आपको इस सरकार को गिरा देना चाहिए था। क्या हुआ देश में? साक्षी महाराज ने मंच से कहा, बंद कमरे में नहीं कहा, टीवी पर कहा 2024 के बाद इस देश में चुनाव नहीं होगा। आपको लगा मजाक है, साक्षी महाराज ने कहा ओवैसी की ईश्वर आयु लंबी कर दे, उन्हें स्वास्थ्य दे ताकि वो मेरा काम करते रहें। यानी कि इस्लाम भी खतरे में है और हिंदुत्व भी खतरे में। भवन में कहा था, प्रधानमंत्री ने संसद भवन में कहा कि जम्मू कश्मीर में लेटर के आधार पर नौकरियां दी जाती थीं। देखिए, जम्मू कश्मीर के विषय में मैं केवल एक शब्द कहूँगा, पहले भी कह चुका हूँ, लड़ाई तो लड़ी जा रही है, टू द पॉइंट नहीं। और सच्चाई यह है कि लड़ाई को अब तक रोड मैप तैयार नहीं हुआ। 370 पर बहस हुआ देश में, देश के लोगों को पता ही नहीं कि 370 से ज़्यादा खतरनाक 371 है और 371 भारत के कई राज्यों में अब तक है। लेकिन चूंकि इनको पोलराइज करना था, कश्मीर में अधिकांश मुस्लिम लोग हैं, तो भारत को मैसेज देना था कि मुसलमानों को हम काबू में कर रहे हैं, मेरी ही सरकार है जो मुसलमानों के नाक में नकेल डाल सकती है, ये संदेश देना था। तो 370 समाप्त हुआ। मैंने तब भी कहा था एक भारत और श्रेष्ठ भारत का मैं समर्थक हूं, लेकिन क्या केवल जम्मू कश्मीर?
केवल जम्मू कश्मीर और राज्यों में जो 371 है उसके विषय पर आप चुप क्यों हैं? पूर्वांचल के, पूर्व उत्तर के 6 राज्य हैं और 371 में मिनी पासपोर्ट है। लोगों को पता नहीं, पता करेंगे आपके चैनल के माध्यम से। लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि लोग सर्च करके देखें कि वो कौन कौन राज्य हैं। त्रिपुरा है, मणिपुर है, सिक्किम है, नागालैंड है, मिजोरम है। क्या है इसकी स्थिति? क्या वहां सामान्य भारत का नागरिक सीधा सफर कर सकता है क्या? सीधा कारोबार कर सकता है क्या? सीधी नौकरी कर सकता है क्या? और नहीं कर सकता है तो क्यों नहीं कर सकता है? ये सवाल किससे किया जाएगा? मेरा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जी सदन में बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है अब तक जितनी भर्तियां हुई हैं वो लेटर के द्वारा हो रही हैं। जम्मू कश्मीर में हुआ क्या है? अगर अब तक वही हो रहा था तो आपने तो कहा कि अब तक गलत हो रहा था, तो इसका मतलब उसी गलत को पूरे देश पर आप थोपना चाहते हैं। लेटरल एंट्री से अगर जम्मू कश्मीर में हो रहा था तो आपने सदन में कहा है कि 70 वर्षों तक इन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को लूटा है और न्याय नहीं दिया है। जम्मू कश्मीर के मुस्लिम, दलित यानी एससी, जो बकरवाल और दूसरी जातियों का जिक्र किया गृह मंत्री ने सदन में, ये कहा कि उनको न्याय नहीं मिला अब तक, मुख्यधारा से वो कटे हैं, वो आज भी बकरी ही चरा रहे हैं। तो साहब 70 वर्षों से जो वहाँ हुआ ये तो वही बात हो गई। किसान में क्या कहते हैं? कांग्रेस ने यही किया। अरे साहब कांग्रेस ने यही किया तो कांग्रेस को कान पकड़ के जनता ने उठा कर फेंक दिया था, आपको लाया था। आप भी वही करोगे? आप बार बार उदाहरण दोगे पिछली सरकारों का। अरे कांग्रेस तो मनुवादी थी, लेकिन आप तो उससे भी बड़े मनवादी निकल रहे हो साहब। तो कांग्रेस का तो हमने विरोध किया था, कांग्रेस का लालू ने विरोध किया, कांग्रेस का मुलायम ने विरोध किया, कांग्रेस का काशीराम ने विरोध किया, कांग्रेस का देवगौड़ा ने विरोध किया। पूरे भारत के समाजवादी नेता और तमाम वो नेता जो अम्बेडकरवादी है उन्होंने तो साहब काशीराम ने कहा एक नागनाथ है और एक सांपनाथ है। साहब आप फिर उसी की आप उदाहरण देते हैं। कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने किया, ये कौन सा उदाहरण है साहब?